देश संसद पर प्रति घंटे कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्च करता है, यानी संसद पर हर साल होने वाले सत्रों पर 200 करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं होते। बदले में जनता को क्या हासिल होता है? केवल हंगामा। विपक्ष में कोई भी हो, उसका काम है हंगामा करना। कोई देश की सूरत बदलने के लिए संसद में जिरह करने नहीं आता। सरकार का तो जिरह में यकीन ही नहीं रहा। सरकार का हर काम ध्वनि मत से करना चाहती है। चूंकि सरकार ऐसा चाहती है, इसलिए सारे काम ध्वनि मत से हो भी जाते हैं। सांसदों को तो फिर भी सदन में हाजिरी के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जनता को तो वो भी हासिल नहीं होते। आज संसद में मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी को घेरने के लिए विपक्षी गठबंधन, इसका शॉर्ट नेम है इंडिया, उसने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया और स्पीकर ने इसे स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने कहा कि सरकार पर से लोगों का भरोसा टूट रहा है। हम चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी हिंसा पर कुछ बोले, लेकिन वह बात ही नहीं सुनते। पीएम सदन के बाहर तो बात करते हैं, लेकिन सदन में कुछ नहीं बोलते। सरकार को नहीं बोलना तो सरकार नहीं बोलेगी, आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। आप चाहे जितना हंगामा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार शतुर्मुर्ग बन चुकी है। सरकार ने रेत में अपना सर छुपा लिया है। मुझे सरकार के आत्मविश्वास पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। आम आदमी बीते 9 साल में इतनी जगह से तोड़ा जा चुका है कि वो सीधा खड़ा हो ही नहीं सकता, और यही सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। नमस्कार, मेरा नाम अमित भारद्वाज और मैं बनकर आया हूं जनता की आवाज़। आगे बढ़ने से पहले जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। चैनल की भी और सरकार की भी कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज़ बनिए, और हो सके तो इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ना तो आंकड़े हैं ना उनके पास सांसद, फिर भी कांग्रेस ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रही है? इसके इस कदम के पीछे क्या प्लान है? लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे के राजनीतिक मायने समझने से पहले यह समझ लीजिए क्या यह प्रस्ताव टिकेगा या नहीं, और इसे लाने का क्या नियम है। अगर लोकसभा में किसी विपक्ष के दल को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सदन में बहुमत नहीं है तो पीएम समेत पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। कोई सदस्य लोकसभा के नियमावली के नियम के अनुसार 198 का 1 और 198 के 5 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। इसके लिए सुबह 10 बजे से पहले प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होता है कि इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सांसदों ने स्वीकृति दी हो। इसके बाद अगर लोकसभा स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिन के भीतर ही इस पर चर्चा होना जरूरी है। वैसे लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है, उसके पास 301 सांसद हैं, वहीं एनडीए के पास कुल मिलाकर 333 सांसद हैं। इधर पूरे विपक्ष के पास कुल मिलाकर 142 सांसद हैं और कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा 50 सांसद हैं। ऐसे में साफ है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रही है। ये समझने के लिए सिर्फ आप इन 5 पॉइंट को समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का सच क्या है। और सबसे पहला कारण है पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर बयान देने के लिए विवश करना। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अहम मुद्दों पर मौन साध लेते हैं। इसके साथ ही पहले भी वो कई मुद्दों पर, जैसे कि राहुल की सदस्यता, महिला पहलवानों का जुड़ा हुआ मुद्दा, अडानी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, इन सब मामलों पर चुप्पी साध चुके हैं। ऐसे में वह अविश्वास प्रस्ताव लाकर मोदी को बोलने पर मजबूर करेंगे और यह प्रचारित करने की कोशिश करेंगे कि गंभीर मुद्दों पर जवाब देने से बच रहे पीएम मोदी को विपक्षी एकता ने बोलने पर मजबूर कर दिया। दूसरा कारण है मणिपुर के मुद्दे पर माहौल बनाना। मणिपुर पिछले 84 दिनों से सुलग रहा है, खूनी संघर्ष हो रहा है। हालात इतने बिगड़ने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जुलाई तक कोई बयान नहीं जारी किया। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इस बात को लेकर खासे नाराज हैं। वे इस हिंसा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। और सदन में मणिपुर हिंसा पर बहस के लिए और पीएम मोदी जवाब चाहने के लिए
अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। विपक्ष संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और तीसरा कारण है नए गठबंधन की ताकत दिखाना। विपक्ष ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए को टक्कर देने के लिए यूपीए को खत्म करके एक नया गठबंधन बनाया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। विपक्ष कोशिश कर रहा है कि वे अपनी शर्तों पर, अपने मुद्दे पर सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करे, और अगर वह ऐसा कर लेता है तो यह विपक्ष की एक तरह की जीत मानी जाएगी। इसलिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में लगभग तय हो गया है कि अब प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर जवाब देना होगा। चौथा कारण बड़ा ही अहम है कि 2024 के पहले एजेंडा सेट करना, और देश में अगले साल लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के आक्रामक होने का माहौल बनाने की कोशिश करेगी, ताकि मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर लोकसभा चुनाव में उसका लाभ उठा सके। विपक्ष कोशिश करेगा कि मणिपुर हिंसा के अलावा राहुल की सदस्यता, पहलवानों का प्रदर्शन, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को उठाकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट कर सके और जनता के बीच में जाकर मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट कर सके। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी, पूर्वोत्तर को पाने की जंग। जी हाँ, पूर्वोत्तर के राज्य में सबसे पहले कांग्रेस की पैठ जमी रही थी, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कांग्रेस वहां पर धीरे धीरे अपनी पकड़ खोती जा रही है। लेकिन मणिपुर हिंसा को मुद्दा बनाकर कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश करेगी। दरअसल पीएम मोदी अपने कार्यकाल के 8 साल में 50 बार से अधिक पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्य धारा से न जोड़ने के लिए कांग्रेस को घेरते रहे हैं, बार बार कोसते रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष मणिपुर को अकेला छोड़ देने पर मोदी सरकार को घेरेगा। लेकिन मुद्दों से भटके देश की सियासत में अब बिखरे विपक्ष का नाम ही एक मुद्दा बन गया है। विपक्ष के पुराने गठबंधन का नाम था यूपीए, जिसे बदलकर अब इंडिया कर दिया गया है। इंडिया है तो अनेक शब्दों का संक्षिप्त रूप, लेकिन इस नए नाम ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के सर पहले से कांग्रेस के नाम का भूत सवार था, अब उसके साथ ही इंडिया का भूत सवार हो गया है। वे सोते जागते अब बस इंडिया का नाम जपते रहते हैं। जब खुद भारतीय जनता पार्टी में भारतीय होने पर कोई उफ तक नहीं करता, तो भाजपा और देश के प्रधानमंत्री जी को विपक्ष के गठबंधन को इंडिया कहे जाने से क्या परहेज है, उस पर आपत्ति क्यों है, ये समझ से परे है। यदि बिखरा हुआ विपक्ष इंडिया हो गया है तो हो जाने दीजिए, जरूरी तो नहीं कि आप उसे इंडिया कहे, आप उसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस कहिए ना। वैसे भी देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ता नहीं, इसलिए इस बार का चुनाव नाम को लेकर ही लड़ा जाए तो बेहतर है। अभी तक यूपीए बनाम एनडीए होता था, अब एनडीए बनाम इंडिया होगा, तो जनता को भी कुछ नया महसूस होगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।